हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो सॉलिड स्टेट लगभग हम कंप्लीट ही कर चुके हैं, बस एक छोटा सा टॉपिक हमारा रहता था तो उसको कवर करते हैं। हालांकि जैम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन DU BHU जो भी आपके अदर MSc एंट्रेंस होते हैं वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। और इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन ना आके इनडायरेक्टली यूज करवा लिया जाता है इस टॉपिक का। जैसे इस बार एक क्वेश्चन आता, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, IIT जैम 2020 में क्वेश्चन आया था, बायो इनऑर्गेनिक को रिलेट किया गया था इस टॉपिक से। हम बताऊंगा मैं कैसे, तो फटाफट से एक बार ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम। तो सॉलिड स्टेट की लास्ट क्लास है ये हमारी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक PYQ की क्लास होगी जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने हैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम बेसिकली बात करेंगे डिफेक्ट्स के बारे में। अब जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसमें बहुत टाइप के डिफेक्ट्स आ जाते हैं, है ना। डिफेक्ट्स तो हर जगह आ ही जाते हैं, मान लो रेगुलर अरेंजमेंट ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। उस वजह से उस सॉलिड में क्या है कि काफी चेंज देखने को मिलते हैं, ठीक है। उन डिफेक्ट्स की वजह से सॉलिड्स में काफी चेंज देखने को मिलते हैं, तो उन्हें डिफेक्ट्स को हमें पढ़ना होता है। देखिए, जो डिफेक्ट्स होते हैं आपके वो कई टाइप से होते हैं। जैसे एक आपका पॉइंट डिफेक्ट होता है भाई, है ना। एक आपका पॉइंट डिफेक्ट हो सकता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, मान लीजिए कि आपके पास ये पूरी इस तरीके की एक अरेंजमेंट चल रही है ना, यहाँ पे कुछ इस तरीके की एक अरेंजमेंट चल रही है, और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में ही, है ना, एक पर्टिकुलर जगह पे ही डिफेक्ट आ गया हो। मान लो यहाँ पे ही डिफेक्ट आ गया हो, मान लो इस पॉइंट पे डिफेक्ट आ गया हो, तो उसको पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। तो ये पॉइंट डिफेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया सबसे पहले। तो गुड इवनिंग, वेलकम सभी का। फटाफट से क्लास को देखिए, ज्वाइन कीजिए। एंड सेकंड जो हमारे पास हो सकता है, लाइन डिफेक्ट भी हो सकता है। हमारे पास क्या भी हो सकता है भाई? लाइन डिफेक्ट भी हो सकता है कि भाई इस पर्टिकुलर पूरी लाइन में ही डिफेक्ट आ जाए, है ना। हमारे पास ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इस पर्टिकुलर पूरी लाइन में ही डिफेक्ट आ जाए। नेक्स्ट क्लास में PYQ होगा क्या सर? यस, बिल्कुल किरण। नेक्स्ट क्लास में सॉलिड स्टेट के प्रीवियस ईयर, नेट, गेट एंड जैम, ठीक है, तीनों के PYQ होंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उसके बाद गुड इवनिंग नेहा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे भाई, तीसरा हमारे पास प्लेन डिफेक्ट भी हो सकता है। तीसरा हमारे पास क्या कि पूरे प्लेन में ही, मान लो, है ना, जैसे मैंने आपको मिलर इंडिसेस वगैरह पढ़ाए थे, वहां पे पर्टिकुलर प्लेन थे, तो हो सकता है पूरे प्लेन में ही डिफेक्ट आ जाए। तो जो सॉलिड है हमारे पास, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उनमें डिफेक्ट आ सकते हैं तरह तरह के, है ना। पॉइंट डिफेक्ट भी हो सकता है, लाइन डिफेक्ट भी हो सकता है, प्लेन डिफेक्ट भी हो सकता है। अब हम यहाँ पे बेसिकली बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट की, है ना। हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट इतना सही होता है कि पॉइंट डिफेक्ट के बारे में अगर आप जानकारी रखते हैं तो काफी हद तक आप आपके क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं। मैं अभी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आपको। सर फिर से बताइए। ओके, ठीक है, मैं बता रहा हूं। देखो, मैंने अभी तक इतना ही बताया है कि जो आपके पास सॉलिड है उनमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। उन डिफेक्ट्स आने से उन सॉलिड्स की उन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये बात होगी। अब मैंने आपको बताया कि डिफेक्ट तीन तरीके के हो सकते हैं। पॉइंट डिफेक्ट भी हो सकता है कि भाई पूरी अरेंजमेंट में डिफेक्ट ना आए, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफेक्ट आ जाए, है ना। ऐसा हो सकता है भाई, मान लो पूरी क्लासरूम तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक दो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरी क्लास को, है ना, वो डिफेक्ट की तरह काउंट किए जाते हैं कि यार डिफेक्ट है यार ये ना। लेकिन फिर हो सकता है कि एक पूरी लाइन ही, मान लो बच्चे बैठे हुए हैं, तो कुछ बच्चे बैठते हैं भाई, है ना, ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, शरारती बच्चे, तो पूरी लाइन में डिफेक्ट आ जाता है ना। और एक पूरी क्लास में ही डिफेक्ट आ जाए, तो पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट। हमें यहाँ पे बात करनी है पॉइंट डिफेक्ट की, है ना। तो देखो, अब ये पॉइंट डिफेक्ट बेसिकली आपका दो टाइप से हो सकते हैं मेनली। पॉइंट जो आपका डिफेक्ट है, जो पॉइंट डिफेक्ट है, वो मेनली दो टाइप से हो सकते हैं भाई। एक जो है आपका वो वैकेंसी डिफेक्ट हो सकता है ना। एक आपका ऐसा हो सकता है कि वो वैकेंसी डिफेक्ट हो जाए, और एक आपका जो होता है वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी हो सकता है। वो आपका देखो, है ना, पहले पॉइंट में आप मान लो, देखो इसको थोड़ा सा, इसको मैं और चेंज कर देता हूँ, है ना, इसको मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ पहले, है ना, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, पॉइंट डिफेक्ट बेसिकली आपका दो टाइप के हो सकते हैं। एक को बोलेंगे स्टाइक्योमेट्रिक, है ना, एक को बोलेंगे स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, और एक को बोलेंगे नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। एक को क्या बोलेंगे? नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। अब हमें इतना तो पता है, देखो, स्टाइक्योमेट्रिक का मतलब होता है कि उसके फार्मूले में कोई चेंजमेंट ना आए, है ना, अरेंज उसके फार्मूले में कोई भी चेंजमेंट ना आए, तो वो स्टाइक्योमेट्रिक होता है। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपका फार्मूला है उसी में चेंज आ जाएंगे,
है ना। जैसे आपने कुछ इस टाइप के मॉलिक्यूल देखे होंगे, इस टाइप के कंपाउंड कि Fe है ना, O9,8O, ये जो बेसिकली डिफेक्ट्स है, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल NaCl, अब NaCl में अगर कोई डिफेक्ट आ रहा तो उससे इस फार्मूला पे कोई असर नहीं पड़ रहा, ये फार्मूला NaCl ही रहेगा डिफेक्ट आने के बाद भी, है ना। तो ये बात है। लेकिन कुछ डिफेक्ट ऐसे होते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें बेसिकली क्या हो जाता है, फार्मूला चेंज हो जाता है। स्कॉट की डिफेक्ट है, फ्रेंकल डिफेक्ट, यस वही है, सब वही है बेसिक, है ना। लेकिन कुछ बातें आपको एडवांस पढ़ने को भी मिलेंगी जो आपको काफी काम आने वाली हैं। जैन 2020 में एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, डिफिकल्ट क्वेश्चन कहूंगा उसको, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वो चीज नहीं पढ़ाई जाती, नहीं पढ़ते हो, है ना। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब भाई इसमें भी बेसिकली आप बोल सकते हो कि एक हमारे पास वैकेंसी डिफेक्ट होता है, वैकेंसी, और दूसरा हमारे पास जो होता है वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। वो क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखो दोनों बातों का मतलब समझ लो, बस बात बन जाएगी। वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब तो ये कि कोई लाइन थी भाई, है ना, एक लाइन बनी हुई थी, उसमें से अगर कोई मान लो कि भाई देखो, मान लो भाई आपका जैसे ऐसे समझ लीजिए कि भाई जो आपका जो MD वगैरह है कंपनी का, वो किसी नीचे वाले बंदे को काम करवा रहा है, उससे नीचे वाले बंदे को काम करवा रहा है। अब अगर बीच में से कोई निकल के चला जाता है तो पूरी लाइन क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। पूरी लाइन क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। वैकेंसी का मतलब चला गया छोड़ के, वो कंपनी को छोड़ के चला गया, वैकेंट सीट हो गई वहां पे, वैकेंसी है। देखो जब भी वैकेंसी डिफेक्ट होता है बेसिकली वहां पे आपका डेंसिटी जो होती है वो बेसिकली डिक्रीज कर जाती है, डेंसिटी डिक्रीज करेगी। क्यों, अरे भाई एक बंदा चला गया, डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, जगह भी कम हो गई, तो मतलब जगह तो बेसिकली बोलेंगे कम हो गई, साथ में मास कम हो गया, मेन मास कम हो गया तो डेंसिटी भी कम होगी। ठीक है, इंटरस्टिशियल में क्या होगा, इंटरस्टिशियल में क्या होगा, वो जाएगा नहीं, वो रहेगा वहीं पे। लेकिन मान लो कि इसका काम था भाई तेरे को अकाउंटेंट वगैरह था, अकाउंटेंट था, इसको बिलिंग का काम देखना था। अब ये कहने लगा नहीं सर मुझसे बिलिंग का नहीं हो रहा, मैं तो क्लैरिकल काम करना पसंद करूंगा, मैं ना क्लैरिकल काम करना पसंद करूंगा, मैं आपका कोई ये अकाउंटेंट वाला काम करना पसंद नहीं करूंगा। इसको क्या बोलेंगे कि कंपनी में तो है, लेकिन वो क्या हो गया, एक आपका अपनी पोजीशन छोड़ के किसी दूसरी पोजीशन पे चला गया है, तो उसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, देखो मैंने आपको डी ब्लॉक में काफी पढ़ा कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड, है ना। डी ब्लॉक में पी ब्लॉक में मैंने आपको इंटरस्टिशियल कार्बाइड पढ़ाया, वहां पे मैंने आपको यही बताया था कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में साइट्स ऑक्यूपाई करेगा। यस बिल्कुल सही है, इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई करेगा, ये यहां से निकल जाएगा। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन लेंगे, ये बातें थी भाई। ठीक है, तो इसमें भी अब आपका जो स्कोट के डिफेक्ट है वो आपका वैकेंसी टाइप का होता है, एंड जो फ्रेंकल होता है आपका वो इंटरस्टिशियल टाइप का होता है। तो भाई मेरे पास यहाँ पे मतलब ज्यादा वो है, पूरा अरेंजमेंट है, यहाँ से देख लीजिए ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा लिखने में। तो देखिए इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन सॉलिड, है ना, इम्परफेक्शन एंड डिफेक्ट्स इन सॉलिड। Any deviation from perfectly ordered arrangement of the constituents of solid is known as imperfection, उसे बोला जाता है डिफेक्ट। ठीक है, अब मैंने आपको मेनली पढ़ाई दी है वाली बात तो दोबारा से भी बता देता हूं कि भाई डिफेक्ट्स बेसिकली जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक पॉइंट डिफेक्ट होता है और एक आपका लाइन डिफेक्ट होता है। एक पॉइंट डिफेक्ट, एक लाइन और एक प्लेन भी आप बोल सकते हैं अगर बोलना चाहिए तो। इंटरस्टिशियल में डेंसिटी इंक्रीज होगा नहीं किरण, इंटरस्टिशियल में डेंसिटी चेंज नहीं होगा, डेंसिटी डज नॉट चेंज, सेम रहेगा। यस 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 बिल्कुल सही, सेम रहेगा। तो पॉइंट डिफेक्ट की अगर मैं बात करूं, डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट और एन एटम, एक एटम या एक पॉइंट के अराउंड अगर आपका आइडियल अरेंजमेंट में डेविएशन आ जाए, कोई चेंज आ जाए, उसको पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। लाइन डिफेक्ट का मतलब पूरी एक एंटायर रो में या फिर एक पूरा जो लैटिस जो है उसी में चेंजमेंट आ जाए, उसे लाइन डिफेक्ट। हमारे काम का पॉइंट में भी मैंने आपको दो पढ़ाए, हालांकि तीन बोलने चाहिए थे, बिल्कुल सही है, तीन जो लिखा हुआ बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो जो लाइन डिफेक्ट है वो बेसिकली तीन, स्टाइक्योमेट्रिक भी बोलते हैं इसे, स्टाइक्योमेट्रिक या इसको क्या बोलेंगे भाई हम, इंट्रिसिनिक बोलेंगे। ठीक है, इंट्रिसिनिक बोलेंगे इसको, या फिर इसे थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन ज्यादातर ये वाला नेम यहाँ पे चलता है। उसके बाद इंप्यूरिटी डिफेक्ट भी होता है और उसके बाद नॉन स्टाइक्योमेट्रिक होता है। तो इसमें क्या होता है, does not disturb stoichiometry of the solid, इसमें स्टाइक्योमेट्री चेंज नहीं होती है, इसमें स्टाइक्योमेट्री चेंज नहीं होती, वैसे के वैसे रहेगा ना। तो ये आपका बेसिकली कहने का मतलब है कि रेशियो ऑफ कटायन एंड अनायन क्या रहता है, वो आपका बेसिकली है। उसके बाद इंप्यूरिटी में क्या होता है भाई, अराइज व्हेन
फॉरेन एटम्स आर प्रेजेंट इन द लैटिसाइड, है ना भाई। तो उसको भी बेसिकली डिफेक्ट्स बोलते हैं, है ना। कि मान लो भाई इसको ऐसे समझा देते हैं, भाई हमारी आर्मी है, उस आर्मी में कोई जासूस आ जाए बाहर से, है ना, उस आर्मी में कोई जासूस आ जाए तो वो क्या होगा, बेसिकली बाहर से कोई इंप्योरिटी आ गई तो वो अलग कहानी है ना। उसके बाद भाई नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिस्टर्ब स्टाइक्योमेट्री ऑफ द सॉलिड, इसमें स्टाइक्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है। अब भाई मेन हमारे पास है ये चार, ठीक है, मतलब इसको भी देखेंगे, उस सभी के एग्जांपल भी देंगे, आपको ध्यान में भी रखना है। ये बेसिक चीजें आपको पहले पढ़ाई जा चुकी हैं, मेरा फर्ज बनता है क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, मैं तो सारे एग्जाम देखता हूं तो मुझे पता है कि कौन से क्वेश्चन आते हैं। डीयू में क्वेश्चन पूछ लिया था, बताओ ZnO का कलर चेंज हो जाता है हीट करने पे, क्यों? ये डीयू 2017 का क्वेश्चन है, मैंने सॉल्यूशन डाला हुआ, मुझे याद भी है, ठीक है। अच्छा भाई उसके बाद और भी जगह क्वेश्चन पूछे गए हैं इनसे रिलेटेड, नेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, नेट और गेट में डिफेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पढ़ना जरूरी है, कोई बात नहीं, बेसिक है लेकिन पढ़ो इसको। अब देखो भाई जो आपका स्टाइक्योमेट्रिक है वो चार टाइप से बेसिकली, है ना। सबसे पहला वैकेंसी डिफेक्ट होता है, देखो ये कब देखने को मिलेगा, अराइजेस व्हेन लैटिस साइट्स आर वैकेंट, जब आपकी लैटिस साइट्स वैकेंट हो जाती है तो वहां पे वैकेंसी डिफेक्ट आ जाता है। नाम से ही पता लग रहा है यार वैकेंसी, है, हम क्या कहते हैं भाई वहां पे वैकेंसी खाली है, इसका मतलब वहां से कोई छोड़ के गया होगा, जब भी तो वैकेंसी खाली है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इसको मैंने पहले बताया कि यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सोन बाय नॉन आयोनिक सॉलिड, है ना, ऐसे सॉलिड जो नॉन आयोनिक है, आयोनिक नहीं है ना, तो वो बेसिकली ये शो करते हैं। ये वाला डिफेक्ट वहां पे आपको देखने को मिलता है, आयोनिक में ये देखने को नहीं मिलता है, ठीक है भाई। इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से पूरा साफ साफ दिखाई दे। उसके बाद भाई ये तो ठीक है, समझ में आता है। नॉन आयोनिक टाइप से जैसे आप बोल सकते हो भाई सिलिक, जैसे आप बोल सकते हो डायमंड हो गया, इस टाइप से जो नॉन आयोनिक है। अब देखो भाई इंटरस्टिशियल ये कहां पे देखने को मिलेगा, अराइजेस व्हेन, देखो ये वैकेंसी डिफेक्ट, एक बात और ये भी है कि वैकेंसी डिफेक्ट वहां पे भी, चलो वो आगे बता दूंगा, फ्रैंकल में बता दूंगा, स्कॉट के में बता दूंगा। अराइजेस व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट, है ना, अगर आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो उसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलेंगे। इससे बेसिकली इंक्रीज हो जाती है डेंसिटी, क्योंकि जो स्पेस है वो कम हो जाता है। डेंसिटी का मतलब आप देखिए, वैसे सेम भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप सेम ही बोले, सेम बोलोगे तो सही रहेगा। बेसिकली इसको इंटरस्टिशियल साइड में ऑक्यूपाई हो गया है, वहीं से होगा कहीं पे, तो जहां से खाली होगा वहां पे तो जगह छोटी होगी, तो फिर भी अगर आप समझना चाहें तो वॉल्यूम क्या हो जाती है यहाँ पे, कम हो जाती है, जिसकी वजह से डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, बोल सकते हैं। ये भी आपका नॉन आयोनिक सॉलिड के द्वारा देखने को मिलता है, लेकिन ये ज्यादा नहीं पूछे जाते, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि ये दोनों बड़े आपने नाम सुने होंगे, बड़े जबरदस्त हैं ये दोनों ही, आपने बिल्कुल 12th क्लास में तो AGBR का एग्जाम्पल याद ही होगा, ये वो दोनों ही फैक्ट शो करता है ना। तो ये देखो भाई ये आपका फ्रैंकल है, ये क्या आपका फ्रैंकल डिफेक्ट है, ये क्या है स्कॉट की ना, जो भी आप बोलो भाई, अलग अलग तरीके से बोला जाता है इसको। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये बेसिकली ये इंटरस्टिशियल टाइप से है। ये किस टाइप का है, थोड़ा बहुत इंटरस्टिशियल टाइप का है, कि यहाँ पे भाई कुछ न कुछ आपका इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर लेगा, एंड दिस इज योर टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। ये एक आपका वैकेंसी डिफेक्ट टाइप का है, ये आपका एक वैकेंसी टाइप का, ठीक है। अब देखो फ्रैंकल की अगर बात करें, स्मॉलर आयन यूजुअली कटायन, देखो फ्रैंकल वहां पे देखने को मिलेगा जहां पे अनायन और कटायन में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। फ्रैंकल वहां पे देखने को मिलता है जहां अनायन और कटायन में साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, तो कटायन तो बहुत छोटा हो, अनायन बहुत बड़े हो, तो कटायन क्या करेगा, वहां लैटिस पॉइंट से निकल के इंटरस्टिशियल में खाली जगह में फॉरेन एटम आ जाता है, तो डेंसिटी इंक्रीज होगी ना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बात हो रही है कि एक सॉलिड में ही डिफेक्ट आया, बाहर से तो हमने किया ही नहीं कुछ। हाँ वो बात भी ठीक है कि इंटरस्टिशियल भी होते हैं भाई, जो जैसे कि आपको पढ़ाया गया था डी ब्लॉक में, है ना, कि डी ब्लॉक की मेटल्स जो होती है वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड की फॉर्मेशन करती है। मैं अच्छा हूँ रोशन, आप बताइए आप कैसे हैं, कैसी चल रही है तैयारी, कैसा लग रहा है कोर्स, ठीक है, तो फटाफट से बताएं, फीडबैक दे। तो ठीक है दिशा, बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो ऐसा, क्योंकि इंटरस्टिशियल कंपाउंड, हालांकि हम क्या कर रहे हैं कि एक ही सॉलिड में ही डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं पहले, ठीक है, वो भी समझ सकते हो आप। स्मॉलर आयन मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट, वो अपने लैटिस साइट छोड़ देगा और वो किसी इंटरस्टिशियल साइट्स में जाके फिट हो जाएगा। कौन, कटायन, क्योंकि उसका छोटा साइज है, छोटा तो कहीं से भी निकलेगा, जहां पे भी जगह मिलेगी वहीं पे आ जाएगा फिक्स, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें डेंसिटी का कोई चेंजमेंट नहीं आता है, इसमें डेंसिटी चेंज नहीं होगी। अरे कटायन निकल के वहीं तो रहा है,
कटायन निकल के वहीं तो रहा, तो यहाँ पे डेंसिटी चेंज नहीं होती है। फ्रैंकल वहां पे देखने को मिलता है जहां पे कटायन और अनायन, है ना, जहां पे आपका कटायन एंड अनायन के साइज में, कटायन एंड अनायन के साइज में ज्यादा डिफरेंस होता है, वहां पे आपको फ्रैंकल डेंसिटी चेंज होती नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये शो किया जाता है जैसे ZnS से शो किया जाता है, AgCl से शो किया जाता है, AgBr, ये बेसिकली आपका फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं, है ना, ये आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। दूसरा आपका ये हो गया भाई, है ना। उसके बाद देखिए अराइजिस, ये आपका वहां पे देखने को मिलता है जहां पे आपका कटायन एंड अनायन, जहां पे आपका कटायन एंड अनायन का साइज नियरली सेम होता है ना, नियरली सेम होता तो क्या करते हैं कि कटायन और अनायन दोनों कहते हैं दोनों ही चलते हैं, है ना, दोनों ही चलते हैं यहां से, देखिए। तो उसके बाद देखिए अराइजिस व्हेन equal number of cation and anion are missing from laticyte, अगर वो laticyte से मिस कर जाते हैं, दोनों ही कटायन और अनायन निकल जाएं, तो वो बेसिकली हो गया ना वैकेंसी टाइप का। आपको ये तो बता रहा था कि वैकेंसी टाइप का, हाँ बिल्कुल सही कहा किरण ने। तो इस केस में डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, होगी कि भाई डेंसिटी तो डिक्रीज होनी ही है यहाँ पे, क्योंकि आपका मास निकल रहा है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद भाई ये जो है आपका जैसे NaCl शो करता है, KCl शो करता है, सीजियम क्लोराइड शो करता है, AgBr। अब AgBr ऐसा है जो दोनों डिफेक्ट शो करता है ना, AgBr ऐसा है जो दोनों डिफेक्ट शो करता है, फ्रैंकल एंड स्कोटकी बोथ, ये दोनों। तो इसमें बस बेसिक अगर आपको डेफिनेशन वगैरह याद होगी तो आप इजीली क्वेश्चन कर देंगे, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल ही कंसेप्ट था भाई, इतनी बातें तो सभी को पता होती है, हालांकि क्या पता आपको बहुत ज्यादा डिटेल में भी पता हूं, मैं तो आपको मेन चीजें करवा रहा हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई इतना पढ़ लोगे तो कोई काम चल जाएगा। अब भाई नॉन स्टोइकियोमेट्रिक की बात करनी, यहां से मैंने जो ज्यादा क्वेश्चन देखे हैं हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक से आते हैं। जैसे एक तो मैंने एग्जांपल बताया ZnO वाला, कि ZnO का कलर चेंज हो जाता है हीट करने पे, इसका रीजन दीजिए। एक क्वेश्चन तो ये देखा मैंने। दूसरा जो क्वेश्चन बेसिकली मैंने देखा, इस टाइप के कंपाउंड है ना, FeO9 ये रहा भाई, बताओ यहाँ पे आपका Fe2 पॉजिटिव और Fe3 की रेशियो बताओ क्या होते हैं। इस टाइप का एक न्यूमेरिकल मैंने बहुत देखा एग्जाम्स में, आता रहता है। Ag की साइज स्मॉल होती है ना, इसलिए Ag की साइज स्मॉल होती है, इसलिए ऐसा तो नहीं बोला जा सकता भाई, है ना। Ag की साइज तो बेसिकली बड़ी ही होती है। Ag तो देखो कहां पे आता है, 4D सीरीज में आता है, कौन आ गया है, ठीक है। फिर भी नीचे जाने से साइज में डिक्रीमेंट आता है, ठीक है, ये रहा। उसके बाद देखो भाई नॉन स्टोइकियोमेट्रिक आपका बेसिकली दो टाइप से हो सकता है। मेटल एक्सेस हो सकती है भाई, देखो नाम पे क्या आ रहा है कि मेटल एक्सेस हो जाए, या फिर मेटल डेफिशिएंसी भी हो सकती है कि मेटल की डेफिशिएंट हो जाए, मेटल डेफिशिएंट हो जाए। सर न्यूमेरिकल आपके असाइनमेंट में भी है, हाँ बिल्कुल। अच्छा भाई एक असाइनमेंट ही भेजी, अभी तो मैं और भी भेजूंगा आपको, तो आपने प्रैक्टिस कर लिया होंगे मेरे हिसाब से वो। तो वो काफी अच्छे क्वेश्चन है उसमें, हालांकि सिलेक्टेड क्वेश्चन, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन, तो आपके सोल्व भी हो गए होंगे लगभग। मुझे लगता है कि कोई इतने हाई लेवल के क्वेश्चन थे नहीं, बल्कि अच्छे क्वेश्चन थे, एग्जाम रेडी कर दिए होंगे आपने। उसके बाद बात करते हैं भाई मेटल एक्सेस डिफेक्ट की। किसकी बात करते हैं? मेटल एक्सेस डिफेक्ट की। तो ये होता है ड्यू टू एनायनिक डेफिशिएंसी। एक तो ऐसा हो सकता है भाई, देखो मेटल को अगर आप एक्सेस में करना चाहते हो तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आप जो अनायन है ना, जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, उनको कम कर दीजिए। मान लीजिए आपके पास 10 पॉजिटिव है, 10 Na पॉजिटिव है और 10 ही Cl नेगेटिव है। आप क्या करो, दो Cl नेगेटिव को उठा के बाहर भेज दो। इससे क्या हो जाएगी, इससे आपका 10 Na पॉजिटिव और 8 Cl नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, मेटल एक्सेस में हो जाएगी। तो एक तो ये तरीका है, अगर आप मेटल को एक्सेस में करना चाहते हैं तो एक तो ये तरीका है ना। देखो अगर आप मेटल को एक्सेस में करना चाहते हैं तो एक तरीका ये है कि ड्यू टू अनायनिक डेफिशिएंसी, है ना, अनायन को हटा दो। असाइनमेंट में बहुत अच्छे क्वेश्चन है सर, वेरी गुड, ओके रोशन। अभी तो मैं 2-3 असाइनमेंट और दूंगा आपको, उसमें आपका मन और भी खुश हो जाएगा देख के ना। ऐसे क्वेश्चन है, मतलब बहुत टाइम मांगेंगे, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्चुअल चीजें हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो इनका सॉल्यूशन भी डिस्कस कर लेंगे। एक बार आप प्रैक्टिस कर लो पहले, अच्छे से निकाल लो, बाकी निकल जाएंगे, क्योंकि मैंने लगभग कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा दिया है बेहतरीन लेवल का, ठीक है। उसके बाद देखिए ये अराइजेस ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। देखो अराइजेस ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मेटल आयन टू फॉर्म कैटायन, है ना, ये भी हो सकता है, ठीक है। सर आंसर की भी साथ में दिया करो। अच्छा हाँ, मैं सॉल्यूशन ही भेज दूंगा भाई, मेरे पास वैसे सॉल्यूशन भी है,
बाकी मैं आंसर की जरूर शेयर करता हूँ आपको। हाँ, नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा कि कौन सा ठीक है और कौन सा रॉन्ग है। अभी मैं आज ही भेजता हूँ आपको उसका, ठीक है, सॉल्यूशन आज या कल तक भेजता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, इसमें एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, इसमें इस डिफेक्ट में एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। सर आंसर की भी दी, हाँ देंगे भाई देंगे, मुझे ध्यान में नहीं रहा, नहीं तो मैं देता। आंसर की तो देनी बनती है, एकदम से ध्यान में नहीं रहा, कोई बात नहीं, अब आपने दिला दिया, अब भी ठीक हो गया, ठीक है। तो देखो ये समझो यार, ये काफी अच्छा है। This electron trapped in the anion vacancy known as F center। देखो भाई, देखो एक डेली लाइफ का एग्जांपल NaCl है ना, NaCl। अब देखो ऐसा कहा जाता है कि NaCl है ना, अगर आप काफी दिन, NaCl बेसिकली नमक है ना, नमक आप देख लो कि अगर नमक काफी दिन तक ऐसे ही पड़ा रहे तो वो पीले पीले कलर का हो जाता है। आपने कभी देखा है ऐसा, कभी ऑब्जर्व किया है कि नमक वैसे तो व्हाइट है अगर हम बात करें, तो वो थोड़े से दिन के बाद येलो येलो टाइप का हो जाता है, बाहर पड़ा पड़ा ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं। तो वो बेसिकली किस वजह से हो रहा है, वो आपका इसी इफेक्ट की वजह से हो रहा है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट की वजह से हो रहा है। यहाँ पे एफ सेंटर का क्या रोल है भाई, देखिए कुछ ऐसी कहानी होती है ना, ये मान लो आपका Na पॉजिटिव का क्रिस्टल है ना, ये आपका मान लो Na पॉजिटिव का क्रिस्टल है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, यहाँ से यहाँ पे Na पॉजिटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, Na पॉजिटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया। अब बेसिकली यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आपको, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए कि देखो जरा, एन देखो, अराइज ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मेटल आयन इनटू फॉर्म कटायन। तो भाई यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, मेटल से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहाँ पे ट्रैप हो जाता है, यहाँ पे इस सेंटर को, जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप होता है इस सेंटर को एफ सेंटर बोला जाता है। इस सेंटर को क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं। और इस एफ सेंटर की वजह से आपका कंपाउंड में कलर आता है, इस एफ सेंटर की वजह से कंपाउंड में कलर आता है, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रैप हुआ है तो ये पर्टिकुलर क्या करेगा भाई, ये यहाँ पे एक्साइट हुआ, उसके बाद ये वापस से ग्राउंड स्टेट में इस तरीके की कहानी रहेगी, तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ निकालेगा जिससे हमें कोई कलर शो हो जाएगा यहाँ पे, जिससे हमें कोई कलर, जितने ज्यादा एफ सेंटर होंगे, जितने ज्यादा एफ सेंटर होंगे उतना कलर्ड होता है कंपाउंड, जितने ज्यादा एफ सेंटर होंगे उतना ज्यादा कलर्ड होता है कंपाउंड। तो ये बात है यहाँ पे, देखिए ये एफ सेंटर के बारे में जरूर पढ़िएगा, एफ सेंटर काफी इंपॉर्टेंट है, एफ सेंटर काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये जो डिफेक्ट देखने को मिलता है वो LiCl में या फिर NaCl में आपको देखने को मिलता है ना, NiCl। उसके बाद हम बात करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। और स्पेशली ये क्वेश्चन तो आपका भाई पूछा जा चुका है DU के अंदर, मैंने बताया था आपको है ना, DU के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था। तो एक तो ये तरीका भाई, यूजुअली अराइज व्हेन मेटल ऑक्सीडाइज आर हीटेड। जब मेटल को देखो, ये ZnO की काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मान लीजिए, तो जब आप ये ZnO है ना, जब आप इसको कूल करते हैं, सॉरी जब आप इसको हीट करते हैं, तो हीट करने से ये बेसिकली आपका Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, उसके बाद ये हाफ O2 और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। सर पता कैसे चलेगा कि एफ सेंटर है, पता देखो याद रखना है कि एफ सेंटर। क्वेश्चन ऐसे आएगा भाई, NaCl लिया है ना, उसका कलर चेंज हो रहा, बताओ ये किस वजह से हो रहा है, नीचे ऑप्शन में आएगा एफ सेंटर, बस इतना बताना है, इतना। और कैसे नहीं पता लगेगा वो अलग बाहर निकालनी बात है, ठीक है। बस अब ये वाला, ये देखो, ये भाई आपका ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैं अभी आपको दिखा भी सकता हूँ, बाकी क्या दिखाना है बता ही दिया मैंने आपको। ZnO को जब आप फीड करते हैं, जब ये पहले तो ये शायद व्हाइट कलर का होता है ना, पहले ये व्हाइट कलर का होता है, जैसे ही आप इसे हीट करते हैं शायद ये आपका येलो कलर का हो जाता है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ होता है भाई आपका। ये क्वेश्चन है आपका DU का, तो ऐसा ही कुछ होता है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ ZnO और Zn2 पॉजिटिव, ये येलो हो जाता है ना। बेसिकली ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कहानी होती है भाई इसकी। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ZnO हीट करने पे कलर चेंज करता है, बताओ क्यों, आपको इतना सा बस यही चीज पूछी थी वहां पे भी आपसे यही पूछा गया कि क्यों, तो उसका रीजन मैंने बता दिया, ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट, है ना, वहां पे यही लिखा हुआ था कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन अपलोड करके मैंने देखना, DU 17 का क्वेश्चन है, ठीक है, पहले 10 क्वेश्चन में मिल जाएगा शायद। तो यूजुअली अराइज व्हेन मेटल ऑक्सीडाइज आर हीटेड, तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है ZnO, ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जाने वाला एग्जांपल है। एफ सेंटर भी खूब बार पूछा गया है, मुझे काफी ध्यान में आ रहा है, एफ सेंटर को भी बहुत ज्यादा पूछते हैं, ZnO को भी बहुत ज्यादा पूछते हैं। अब हमारा जो थर्ड टाइप का भाई उसको भी देख लेते हैं, मतलब इसी में नॉन स्टाइकोमेट्री में। तो ये है आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी। तो अराइज व्हेन कटायन इज मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइट, कटायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट
and the presence of cation having higher charge at the different lattice occur when metals of variable valence। इसको समझते हैं काफी अच्छे से, इसको समझते हैं। देखिए भाई ये डिफेक्ट आपका बेसिकली वहां पे देखने को मिलेगा, ऐसा समझ लीजिए, यहाँ पे समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास पहले दो मान लेता हूं मैं, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास है ना, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 5 मान लेते हैं। आपके पास 5Fe3 पॉजिटिव थे, ठीक है। आपके पास 5Fe3 पॉजिटिव थे और अब आपने क्या किया, यहां से आपने ये क्या किया कि 2 Fe पॉजिटिव को हटा दिया, 2 Fe पॉजिटिव हटा दिया। इसकी जगह आपने 3 Fe2 पॉजिटिव को डाल दिया। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहती है। एफ सेंटर इज ऑल्सो नोन एज फार्बी सेंटर। भाई मुझे पता नहीं, प्रतीक्षा ध्यान में नहीं है, अगर ऐसा है हो भी सकता है, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। तो इसको देखो, ये डिफेक्ट देखिए क्या हुआ है ना। तो देखो 3 F, मान लो Fe3 पॉजिटिव थे, टोटल कितना चार्ज था, 15 चार्ज था, 15 पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। अब आपने क्या किया है, यहाँ पे 6 पॉजिटिव को निकाल दिया, 6 पॉजिटिव को निकाल दिया और 6 नेगेटिव को ही डाल दिया। लेकिन अब निकले 2 थे, निकले दो आयन थे, डाल दिए 3 आयन। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी हुई है, लेकिन आपने मेटल को एक्सेस में कर दिया। मेटल बेसिकली देखो डेफिशिएंसी भी आप इसे बोल सकते हैं। भाई आपने क्या कर लिया कि 3 निकाल दिए और 2 डाल दिए, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 निकाल दिए और 2 डाल दिए। तो ये बेसिकली मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है, ठीक है। मेटल डेफिशिएंट हो जाएगी यहाँ पे इस तरीके से, तो इसे बोला जाता है। ये अकर वहां पे होता है जहां पे आपका वेरिएबल वैलेंसी होती है, ये वहां पे ज्यादा देखने को मिलता है जहां पे वेरिएबल वैलेंसी होती है। इसके ऊपर मैं एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ भाई, वो पूछा जाता है, कभी न कभी पूछ सकता है आपसे। और जैम में अगर क्वेश्चन आया, पहली बात तो आते नहीं है, अगर आया तो आएगा एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन, और वहीं पे कोई डिफेक्ट के बारे में ऐसा लिखा हुआ कि जेड क्या इस डिफेक्ट की वजह से कलर चेंज करता है ना। NaCl का जो कलर चेंज हो जाता है वो कैप सेंटर की वजह से होता है, ठीक है। इस टाइप से अगर वो उसमें बनाना चाहे इंटीजर में, तो ऐसा क्वेश्चन बनता भाई। ये मान लीजिए आपका Fe ये दिया है यहाँ पे इन्होंने, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव की आप परसेंटेज बताइए कितनी होगी। Fe2 पॉजिटिव और Fe3 की परसेंटेज बताइए कितनी होगी। तो देखो यार, हमें ये पता है कि इस पर्टिकुलर में क्या रहा होगा, आपका Fe2 पॉजिटिव भी रहा होगा और Fe3 पॉजिटिव भी रहा होगा, क्योंकि ये बेसिकली मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की वजह से आया। तो मान लो कि मैंने इसको मान लिया कि ये x है, तो ये ऑलरेडी हमें पता लग जाएगा कि आपका माइनस इतना है, माइनस इतना है। वो न्यूमेरिकल भी करवा दीजिए ना। यस यस यस, दिशा कहने की जरूरत नहीं है, मैं अपने ऑटोमेटिक करवाना मुझे, ठीक है। अब देखो क्या हमें इतना पता है कि इस ऑक्सीजन के ऊपर अगर 2 नेगेटिव चार्ज है ना बेसिकली, तो इसके ऊपर आपका ओवरऑल, देखो इसको आप ऐसे समझिए कि इसको आप 2 नेगेटिव के उसके रख दीजिए, ये रहा, ठीक है। अब हमें पता है कि इसमें इसकी 2 है, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, 2 है इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 कहां से आ गया भाई, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और इसका परसेंटेज, है ना, परसेंटेज हो गया। प्लस में क्या करोगे, 0.93 माइनस में x, और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे भाई, 3 से कर दीजिए, है ना। और इसको पुट कर दीजिए 2 के इक्वल, यहां से आप वैल्यू सोल्व कर लीजिए, तो ये आपका ये बन जाएगा, है ना। इसको आप परसेंटेज मान के भी कर सकते हो अगर करना चाहे, इसको आप परसेंटेज मान के भी कर सकते हैं। उसके बाद भाई आपका आ जाएगा ये 9 हो जाएगा और ये आपका 27 हो जाएगा ना, ऐसा ही है। -3x, ये आपका 2, ये -x हो जाएगा। उसके बाद ये टर्म वहां पे जाएगी, कैंसल आउट करके यहाँ से x निकल आएगा, इस x की वैल्यू से ये पता लग जाएगा और यहाँ पे ये पता लग जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन होता है। हालांकि मैं आपको एक दिखा सकता हूँ क्वेश्चन, मैंने अभी ये क्वेश्चन भाई, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये रहा देख लो, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा भाई ऐसा, देखो द नॉन स्टोइकियोमेट्रिक आयरन ऑक्साइड हैज द कंपोजिशन ऑफ दिस, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ फेरस। फेरस बोले तो Fe2 पॉजिटिव, अस याद है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला अस, ठीक है, कम होगा। और इक बोले तो Fe3 पॉजिटिव, इक बोले तो Fe3 पॉजिटिव, फटाफट से निकाल दो। देखो कुछ नहीं करना है ना, इसको मान लो कि Fe2 पॉजिटिव को आपने x मान लिया ना, ये x हो गया, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दी। उसके बाद आपका 0.94 माइनस आपने क्या कर दिया भाई, माइनस आपने कर दिया यहाँ पे x, इसके मल्टीप्लाई 3 से कर दी, इसको 2 के इक्वल पुट कर दो। यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा b आंसर। करके देख लेना भाई, हो जाएगा सोल्व, करके देख लीजिएगा, इसको बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। कर लोगे, समझ में आ रही भाई सभी को बातें।
तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, बी आंसर इसका, आप एक बार इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। चलो भाई, मुझे अभी आगे भी बहुत सारी चीजें रहती हैं, उनको भी डिस्कशन करना है अपना फटाफट से। चलिए भाई, ये यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, है ना। डिफेक्ट्स तक मैं पहुंच गया था, उसके बाद मैंने ये चीजें बता दी, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, उसके बाद भाई ये रहा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, हालांकि बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन डीयू में तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया भाई एक बार, डीयू में तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आइडिया हो तो अच्छी बात है भाई, कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है चीजें अगर आपको आती हो तो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द कंडक्शन पावर, सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू फ्लोइंग टाइप्स। एक को कंडक्टर बोला जाता है, एक को सेमीकंडक्टर, और एक को आपका इंसुलेटर, और एक को सुपर कंडक्टर, है ना। सुपर कंडक्टर की बड़ी डिमांड है, सुपर कंडक्टर बहुत ही मतलब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल इनसे। तो कंडक्टर्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, दी सॉलिड्स हुज कंडक्टिविटी इन ऑर्डर टू दिस, जिनकी कंडक्टिविटी इसके पास होती है उन्हें कंडक्टर्स बोलते हैं। कंडक्टिविटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। जैसे जो जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी कंडक्टर हैं, जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी कंडक्टर हैं, क्योंकि वहां पे आपका एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी मूवमेंट की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है। उसके बाद भाई सेमी कंडक्टर, उसके बाद क्या आपके पास सेमी कंडक्टर। ये इनकी जो रेंज होती है वो इससे इसके बीच में वेरी करती है। इनको सेमी मेटल्स जो होती है वो सेमी कंडक्टर की तरह काम करती हैं। ये बच्चों वाली डेफिनेशन जो 10th क्लास में पढ़ी थी। हाँ, ये एक इसके ऊपर भी भाई मैंने एक दो एग्जाम में क्वेश्चन देखे हैं, है ना। इसके ऊपर भी मैंने एक दो एग्जाम में क्वेश्चन देखे हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ये वाली बातें। तो एन टाइप का मतलब, एन का मतलब देखो, मुझे बताओ कि पॉजिटिव में पूरा अगर आप इंग्लिश में पॉजिटिव वर्ड लिख के देखोगे तो कहीं पे इलेक्ट्रॉन जैसी फीलिंग आएगी, इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन में एन आ रहा है, पॉजिटिव में कहीं एन नहीं आता, इलेक्ट्रॉन में एन आ रहा। बेसिकली इसको आप ऐसा बोल दीजिए, देखो भाई ये क्या होती है भाई, आपकी जो मेटलॉइड्स होती हैं बेसिकली, जैसे सिलिकॉन का ये आपका सेमीकंडक्टर है मान लो, है ना। ज्यादातर सिलिकॉन जर्मेनियम में ये, अब इसकी वैलेंसी क्या है, ये टेट्रावैलेंट है। ये क्या भाई आपका टेट्रावैलेंट है। अब आपने क्या किया, यहां पे इसकी जगह आपने कोई ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट डाल दिया, ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट डाल दिया। अब ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट तो क्या करता है, ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट तो 5 बॉन्ड बनाना पसंद करता है। यहाँ पे है ही 4, यहाँ पे है ही 4, तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री हो जाएगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, इसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, इसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बोला जाता है एन टाइप, है ना। इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हो गया तो इसे क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हम उन्हें बोलते हैं जहां पे आपने ग्रुप नंबर 14 में आपने ग्रुप नंबर 15 का कोई एलिमेंट डाल दिया है। ग्रुप नंबर 14 में जैसे कि जर्मेनियम सिलिकॉन में अगर आप ग्रुप नंबर 15 का कोई एलिमेंट डाल देते हैं तो वहां पे आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर वो हो जाता है ना। दूसरा ऐसा भी हो सकता है, अब आपने यहाँ पे क्या डाल दिया भाई, अब आपने यहाँ पे एल्यूमिनियम डाल दिया। अब एल्यूमिनियम तो 3 बॉन्ड बनाना पसंद करेगा, उसके बाद यहाँ पे एक क्या रह जाएगा भाई, वैकेंट स्पेस रह जाएगा। इसको पी टाइप बोलेंगे, इनको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है। बड़ा बेसिक आपको आना चाहिए, है ना। तो ये बेसिक आपको आना चाहिए। दे रहा ग्रुप 14 एलिमेंट्स व्हेन डोप, इसको डोपिंग बोला जाता है भाई। इस प्रोसेस का नाम होता है डोपिंग, ठीक है। कि आप एक इंप्योरिटी डाल रहे हो बाहर से जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, इसको बोलते हैं। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स व्हेन डोप्ड विद ग्रुप 15 एलिमेंट्स फॉर्म एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूं तो मैंने बताया इंसुलेटर, आप सभी को पता है क्या होते हैं, बहुत अच्छी बात है। सुपर कंडक्टर, है ना, डीयू में क्वेश्चन पूछ लिया था, है ना। हालांकि वो सॉल्व तो होना नहीं था क्योंकि पता ही नहीं होता किसी को, फिर भी भाई आप ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा सा आइडिया माइंड में होना जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। The conductor which allow electricity to pass through the without any resistance। अब आप सभी को पता होगा कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, उसके अपोजिट एक फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, जिसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन सुपर कंडक्टर वो होते हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी विदाउट रेजिस्टेंस फ्लो करती है ना। द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस बिहेव एज अ सुपर कंडक्टर, ना वो टेम्परेचर जहां पे आपके कंडक्टर्स या सब्सटेंस सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, तो वो आप उस टेम्परेचर को आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं, उस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो ये वाला जो कंपाउंड होता है ये एक सुपर कंडक्टर है, कब 90 केल्विन पे, 90 केल्विन पे ये क्या है आपका सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। बस ये एक आप एग्जांपल ध्यान में रख लीजिएगा, एक आपका सुपर कंडक्टर है, बस, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट।
उसके बाद भाई, उसके बाद हमारा क्या आ गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएंगी, है ना। ये रही भाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होती है सॉलिड्स की। तो भाई डायामैग्नेटिक मैंने आपको बहुत बहुत बार पढ़ाया है। डायामैग्नेटिक वो होते हैं जो आपका रिपेल होते हैं, है ना, है ना। डायामैग्नेटिक वो होते हैं जो आपका मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। तो दीज आर फीबली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप सभी को बताया गया था कि जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो सारे डायामैग्नेटिक होते हैं। अगर ये पेयर्ड है तो ये दूसरे से रिपेल महसूस करेंगे, ये दूसरे से रिपेल महसूस करेंगे। तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं यहाँ पे, पेयर्ड होते हैं भाई। जैसे ये दोनों पेयर्ड है, ये दोनों पेयर्ड है, ये दोनों पेयर्ड है। इसके जो एग्जांपल हैं TiO2, है ना, टाइटेनियम का, वैनेडियम का ऑक्साइड, NaCl, बेंजीन, ये सारे किसी के डायामैग्नेटिक है। यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसीलिए भाई ये इंसुलेटर भी इंसुलेटर की तरह काम में आते हैं, क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, है ना। तो अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ टीनी बार मैग्नेट। ये एक बार मैग्नेट की तरह भी काम करते हैं। यहाँ पे कम से कम आपको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नजर आएगा, यहाँ पे कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नजर आता है। जैसे O2 याद कर लो भाई, O2 MOT से मैंने बताया था, इसके अंदर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कॉपर 2 पॉजिटिव का मतलब होता है D9, Fe3 पॉजिटिव का मतलब होता है D5, है ना। TiO का मतलब क्या है, TiO का मतलब क्या है, Ti2 पॉजिटिव का मतलब तो वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन होती है इनकी भाई। ये आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कर सकते हैं। उसके बाद भाई फेरोमैग्नेटिक, उसके बाद क्या आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, उसके बाद क्या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये क्या भाई, एक्ट एज अ परमानेंट मैग्नेट। देखो भाई, एक्ट एज अ परमानेंट मैग्नेट इन दी अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की अब्सेंस में भी एक किसकी तरह काम करते हैं, मैग्नेट, ट्रू मैग्नेट की तरह काम करते हैं। एंड अबव क्यूरी टेम्परेचर, ये क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है भाई, इसको समझिएगा। नेक्स्ट स्लाइड आएगी, भागना मत सारे बच्चे, सीख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ठीक है। एक्ट एज परमानेंट मैग्नेट इवन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अबव क्यूरी टेम्परेचर, नो फेरोमैग्नेटिज्म अकर, कोई फेरोमैग्नेटिज्म अकर नहीं किया जाता। इसमें क्या होता है कि सभी की डायरेक्शन एक ही साइड में होती है, सेम डायरेक्शन होती है। डाइपोल्स बोलते हैं बेसिकली, इन्हें डाइपोल्स बोला जाता है। ये आपके इलेक्ट्रॉन नहीं है, डाइपोल्स है। पूरी एक अरेंजमेंट होती है, उसी को डाइपोल बोल देते हैं ना। अलग अलग जो इकट्ठी अरेंजमेंट बना के उनको डाइपोल बोल देते हैं। इनमें सेम डायरेक्शन होती है, जैसे Fe, निकल, कोबाल्ट, ये वाला देख लो भाई। CrO2 का यूज किया जाता है। CrO2 इज यूज्ड इन ऑडियो एंड वीडियो टैप्स में, इसका यूज किया जाता है भाई CrO2 का। उसके बाद भाई नेक्स्ट है आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक, जस्ट अपोजिट हो जाएगा उसका। नेट डाइपोल मोमेंट बिकम जीरो ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट अलाइनमेंट। अगर एक ऊपर तो एक नीचे, एक ऊपर तो एक नीचे, एक ऊपर तो एक नीचे, तो ये क्या होते हैं भाई, बेसिकली आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक होते हैं। इनकी ये एग्जांपल जरूर ध्यान में रख सकते हो भैया, ये एग्जांपल आप जरूर ध्यान में रख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद भाई फेरी मैग्नेटिक, क्या भाई इसके बाद फेरी मैग्नेटिक। दिस अराइजेस व्हेन देयर इज नेट डाइपोल मोमेंट। भाई तीन ऊपर है एक नीचे, तीन ऊपर है एक नीचे, तो कुछ न कुछ नेट डाइपोल मोमेंट तो रही होगी ना, उन्हीं को बोल देते हैं। जैसे Fe3O, ये इसके एग्जांपल्स हैं भाई। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। हालांकि ये आप सभी को बेसिक आइडिया है, बस पढ़ना है कि कोई इतना घुमा फिरा क्वेश्चन नहीं पूछता। ये स्लाइड मैं कहूंगा मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगती है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था इस बार, है ना, था तो बायो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा था। तो भाई इसको आप सीखेंगे तो बेहतरीन रहेगा, कहीं ना कहीं आपको आगे जाके भी बहुत काम में आएगा। हालांकि ज्यादा डिटेल में तो नहीं है इसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा डिटेल जरूर है यहाँ पे, आपका वो क्वेश्चन सोल्व हो जाता है अगर आपने पढ़ा हुआ होता तो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। भाई टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे, तो व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल हीटेड, जब भी आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल को हीट करते हैं, द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल डिक्रीज। देखो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर क्वेश्चन आ जाएगा ना, देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा ना कि व्हेन वी हीटेड मैग्नेटिक मटेरियल, फिर लिख देंगे मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज, डिक्रीज, डज नॉट चेंज, है ना, नन ऑफ दीज। कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। हालांकि एग्जामिनर बस वही है, याद रखना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है ना। या हमें पता है कि इसके अंदर ऐसा होता है, इसके अंदर ऐसा होता है, तो होता है, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। बेसिकली याद रखोगे तो काफी सुविधा है, चीजें तो सारी समझाई जा सकती है, ठीक है। ये समझो, ये समझाने की चीज है, ये इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर ना इस बार बायो इनऑर्गेनिक को रिलेट करके बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा, अगर आपने देखा हो तो, है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। वह देखो, एक तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से पता लग गया,
द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है भाई, क्या कर जाता है, डिक्रीज ना। इसी को क्यूरीज लॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूरीज लॉ। तो ये आपके पास मैग्नेटिक है ना, तो ये आपका मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी होगी, है ना। उसके बाद टीसी जो है क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया, टीसी कल क्या है, टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर है, ठीक है। अब देखो भाई टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हो, देखो यहाँ से इसके में 3 टाइप के वेरिएशन है। यही क्वेश्चन था इस बार का, यही क्वेश्चन था इस बार का भाई, अगर आपने देखा हो बायो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन था। तो ये आपका मैग्नेटिक सस्केपिबिलिटी है, सक्सेसिबिलिटी होगी ये आपका। तो ये अलग अलग बिहेवियर शो करती है, देखो कैसे। तो एक तो बेसिकली आपका पैरामैग्नेटिज्म हो गया भाई, पैरामैग्नेटिज्म। ये फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेट, अभी मैं बता रहा हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। देखो अब जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, देखो यहाँ पे टेम्परेचर का फुल पैरामैग्नेटिज्म है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपका पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीज करता जा रहा है ना, जैसे जैसे आपका डिक्रीज करता जा रहा है, ठीक है भाई। आ रही है बात समझ में। अब देखो पहले कोई सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक शो कर रहा था, फेरोमैग्नेटिक काफी अच्छा मैग्नेटिज्म था जिसका, क्या काफी अच्छी मैग्नेट, वो अब सेंस में काफी अच्छा था। अब जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो वो वैसे 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 वो क्या करता जा रहा है, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर डिक्रीज करता जा रहा है। अब एक ऐसा पॉइंट आ जाता है, एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक हो जाता है ना। एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक हो जाता है, उसी टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। उसी को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल। ये वीडियो चल रहा है, दिशा हो सकता है बीच में रुक गया, लेकिन आप अभी ध्यान दें, अभी चल रहा है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। टीसी का मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आपका पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लग जाता है, उसे बोलते हैं। उसके बाद भाई ये वाला देख लो, एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या था, है ना। एंटी फेरोमैग्नेटिक का मैग्नेटिक बिहेवियर अलग था। तो जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, वो इंक्रीज करेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसके बाद वो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, और पैरामैग्नेटिक बनने के बाद वो वापस से डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। सर इन विच टेम्परेचर मैग्नेटाइजेशन ऑफ मेटा इंक्रीज, मेटा डिक्रीज इन सर इन विच टेम्परेचर मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल मेटल डिक्रीजेस। कोई भी नॉर्मल टेम्परेचर ही है भाई, अगर कोई मैग्नेटिक है उसका मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज कर रहा है। देखो आप लगभग फेरोमैग्नेट एंटी फेरो में पहले इंक्रीज किया, उसके बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे गया, उसके बाद डिक्रीज कर रहा है ना। तो यही बातें हैं बस इसमें। तो ये तीनों ग्राफ्स हैं भाई, इसी ग्राफ्स के ऊपर इस बार बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है 2020 में, तो जरूर देखिएगा उसको। उसके बाद भाई एक लास्ट वाला, ये वाली टर्मिनोलॉजी भी एक दो जगह पूछी गई है ना, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि ये क्या होते हैं। जैम में भी पूछा जा चुका, शायद बहुत पुराना क्वेश्चन था हालांकि। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, दीज आर सीन इन द इंसुलेटर which show generation of dipoles, they are placed in electric field। जब आप उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पे डाइपोल्स जनरेट होते हैं। The flowing terms are related to dielectric property, जैसे आपका फिजियो इलेक्ट्रिक हो गया, है ना, इसको पीजियो इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। तो ये बेसिकली आपका होता है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक एंट्रेंस में कि इसका मतलब क्या होता है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है डीयू में, DU 2019 में शायद। It produce on applying mechanical stress, ये देखो mechanical stress on the polar crystal। अगर आप कोई मैकेनिकल स्ट्रेस वहां पे लेके आ रहे हैं तो उसकी वजह से बेसिकली ये आपका वहां पे प्रोड्यूस हो जाता है। ऐसे मटेरियल को ये बोला जाता है। पायरो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब पायरो वर्ड यूज किया जाता है हीट के लिए। पायरो वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, हीट के लिए यूज किया जाता है। तो इट प्रोड्यूस आइदर बाय हीटिंग और कूलिंग सम पोलर क्रिस्टल, जैसे केन सुगर हो गया, लिथियम सल्फेट हो गया। एंड फेरो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फिजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल विद परमानेंट डाइपोल आर सेड टू बी, ये वाला, ठीक है। इसके जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर के बराबर हो जाए तो मैग्नेटिज्म डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। देखो यहाँ पे बता रखा था इसके ऊपर शायद पहले भी आपको, क्यूरी टेम्परेचर के बारे में तो आ गया ना, देखो इसी को क्यूरीज लॉ बोलते हैं, क्यूरीज टेम्परेचर भी बोल देते हैं, ठीक है भाई। इतनी बातें सॉलिड में अगर आप ध्यान रखते हैं, पूरा मैंने काफी डिटेल में पढ़ा दिया, ब्रैकेट्स लॉ मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, तो ये मेरे हिसाब से भाई कंप्लीट होता है हमारा टॉपिक। अब बच गए हैं हमारे प्रीवियस ईयर के एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिए मैंने असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करवा दी है, एक दो और प्रोवाइड करवाऊंगा। उसके बाद PYQs मैं आपको करवा ही रहा हूँ। उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए काफी बेहतरीन तरीके से, तो मुझे नहीं लगता कि आप सॉलिड का क्वेश्चन गलत कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस आ रहा है भाई सॉलिड स्टेट में,
लग रहा है कि सॉलिड का क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, है ना? मेरे हिसाब से लगना चाहिए भाई। तो मैंने काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो अभी के लिए आप सभी को गुड नाइट, और थोड़ी सी देर बाद फिर मुलाकात करते हैं PYQ के साथ, ठीक है? थोड़ी सी देर के बाद फिर से मुलाकात होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सॉलिड स्टेट, तो उसको देखने जरूर आना सभी ने। तो ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता हूँ भाई, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। चलिए भाई, थैंक यू, गुड नाइट।